अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया बहुत परेशान है। मगर इंडिया को एक बात की समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान की अहमियत क्यों इस वक्त तस्लीम की जा रही है, स्पेशली इन अमेरिका एंड इन यूरोप। पाकिस्तान इस वक्त अपनी ज्योग्राफी जो है ना, उसका फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी इस वक्त ऐसी है कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ अफगानिस्तान है और एक तरफ ईरान है। अमेरिका और यूरोप के तीनों टेरिटरीज ममालिक के साथ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, कॉन्फ्रंटेशंस हैं, नेगोशिएशंस हैं। पाकिस्तान बड़ा क्रिटिकली प्लेस्ड है विद ऑल थ्री। अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे हाउ ईरान, इसराइल, अमेरिका रिलेशंस, वहां क्या होगा। अमेरिका चाइना का तो आपको पता ही है। और अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना का भी एक एक्सेस बन गया है। अफगानिस्तान भी अनस्टेबल है, ईरान भी अनस्टेबल है। आप समझिए एक किस्म का China is the only stable factor, but China is a big hegemon in this region or about to become one. तो अमेरिका is concerned। और ये जो आइसिस है ना, जिसका जिक्र जनरल साहब ने किया है, दिस इज अ मेजर कंसर्न फॉर अमेरिका एंड फॉर रशिया। और अभी आप देखें, रशिया जो है वो अभी इंडिया को और नाराज और भी करेगा। वो पाकिस्तान की मेंबरशिप फॉर ब्रिक्स, वो जो एक बहुत बड़ा अलायंस है जिसके अंदर इंडिया इज डोमिनेंट, मगर उसके अंदर पाकिस्तान अभी नहीं है, रशिया विल पुश फॉर पाकिस्तान टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स। रशिया ने भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया और ये जो पहलगाम का मसला हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफी की वजह से इज क्रिटिकली प्लेस्ड। सारे जो मेजर पावर्स है वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, ताकि अगर उन्हें इन इलाके के अंदर किसी किस्म की इमदाद की जरूरत हो या लिसनिंग पोस्ट की जरूरत हो, तो दे हैव लेवरेज विद पाकिस्तान। So I think geography finally has come to the aid of Pakistan. India, in return, is very stable, nothing exciting happening. ऊपर से वो एक तरफ अमेरिका के साथ अलाइन होना चाहता है, दूसरी तरफ वो भूला ही नहीं अपना नॉन अलाइंड स्टेटस। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी रशिया को सपोर्ट करता है, कभी अमेरिका को सपोर्ट करता है। एंड इन द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ उसकी जो मिलिट्री माइट है वो भी चैलेंज हो चुकी है। तो अमेरिका के अंदर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या इज दिस अ गुड पार्टनर टू हैव इन जियोपॉलिटिक्स एंड सो ऑन। तो इसलिए आई थिंक रियासत जो होती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो होते हैं, वो ये नहीं देखते, मोरालिटी नहीं देखते, वो ये नहीं देखते जमहूरियत है या नहीं है। वो देखते हैं कि हमारे क्या तल्लुकात है, हमें क्या फायदा हो सकता है। और इस वक्त रूस, ईरान, चाइना, अमेरिका, वो ये सब समझते हैं that they need to have an entry in Pakistan. तो I think this is the reason why America is going out of its way कि वो पाकिस्तान के साथ engaged रहे और उसको isolate ना करें। इसीलिए IMF on board है, World Bank on board है, and so the major institutions are also on board. और इंडिया को इस बात की समझ नहीं आ रही। इंडिया सोच रहा था कि यार we are the big hegemon in this region. We are the alliance partners of strategic partner of America, and America हमें support करेगा, but it didn't work out like that. And because especially क्योंकि इंडिया की strategic value जो है वो अब कम गिरती जा रही है after this recent confrontation. और फिर आपने देखा कि अमेरिका ने और चाइना ने फाइनली एक ट्रेड डील भी साइन कर दी है। तो अब अमेरिका का काफी लेवरेजिंग चाहिए होगी उसको विद चाइना ऑल्सो। And I'm sure they will think of using Pakistan to leverage with China also. And I think अफगानिस्तान के अंदर तो आपको पता ही है आईसिस के ऊपर कितना इंपॉर्टेंस है इनको। आईसिस जो है वो रूस तक पहुंचती है, सेंट्रल एशिया तक पहुंचती है, एंड आईसिस इज द ओनली इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी कहती है कि हम पहुंचेंगे, अमेरिका भी पहुंचेंगे, इधर भी पहुंचेंगे, उधर भी पहुंचेंगे। So this is why the reference in General Kurilla's discussion on with पाकिस्तान के आईसिस के ऊपर उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। एंड अभी जो पीछे रोज बंदे चंदे भी हैंड ओवर किया और भी करेंगे। तो आई थिंक दीज आर द रीजंस व्हाई पाकिस्तान की अहमियत एक दफा फिर बन गई है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इमरान खान को घास नहीं डाल रही दिस न्यू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, और दे आर गोइंग टू डील विद आसिम मुनीर। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात कही थी कि दे हैव अ लीडर हु स्ट्रांग,
वो इशारा जनरल आसिफ की तरफ था कि इस वक्त दे हैव अ लीडर हु स्ट्रांग, जो स्टेबल करेगा पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान इज नाउ लुकिंग टू बी अ स्टेबल कंट्री अंडर दिस लीडरशिप। अब स्टेबिलिटी जो है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। हाँ, यहाँ लोग कहें जी स्टेबिलिटी से हम क्या करें, वो मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो अपनी जगह पे। मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चीजें नहीं देखती। वो नहीं देखती कितनी गुर्बत है, कितनी जमहूरियत है, ये चीजें बातें ही होती हैं फॉर द रिकॉर्ड। एक्चुअली जब नेगोशिएशंस होती हैं, इट्स व्हाट वी कैन टेक, गिव एंड टेक। एंड आई थिंक दिस पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन समझ गई है इस बात को। अच्छा, ऐसे मालूम होता है जैसे चेस बोर्ड पे सारी चालें पाकिस्तान ही चल रहा है, वो तारीफ़ें हों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या उनकी इंतज़ामिया की तरफ से, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़, ग्रेट कहना और इस तरह से लीडरशिप की तारीफ़ करना, जैसे भारत को दानिस्ता तौर पर चिढ़ाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को संभालने के लिए कोई भी ऑप्शन कामयाबी से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, डेलीगेशन भेजने के अलावा। ऐसा क्यों है? देखिए ना, वो जहां जाते हैं दो तीन बातें लोग पूछते हैं। एक तो ये कहते हैं जी एविडेंस क्या है। पहली बात तो एविडेंस इनके पास है कोई नहीं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि आपने एक टेररिज्म को एक ऐसा स्ट्रेटेजिक इशू बना दिया है जिसके साथ वी कैन गो इनटू न्यूक्लियर वॉर। तो ये तो बिल्कुल उनको एक्सेप्टेबल नहीं। और तीसरी चीज ये है कि आपने एक ऐसा न्यू नॉर्मल बनाया है जो कि विल इवेंचुअली लीड टू हायर एस्केलेशन। तो दुनिया ये बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करती। अब जो मर्जी कहते रह जाए, द इंटरनेशनल कम्युनिटी उनका जो नया नॉर्मल है उसको एक्सेप्ट नहीं करती। एंड दे थिंक ये गड़बड़ होगी इसके साथ। और अभी रिसेंटली जिस तरीके से पाकिस्तान ने हैंडल किया है सारी चीज को, और पाकिस्तान तो उस वक्त से कह रहा है कि वी वांट पीस, वी वांट पीस, वी वांट पीस। हम तो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप। तो आई थिंक पाकिस्तान का जो बयानिया है इज वेरी वेरी सॉलिड, और इंडिया का जो बयानिया है इज लूजिंग बयानिया। इट्स नॉट वर्किंग, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई most people are not supporting the India's narrative. ओके और मीनवाइल जो पाकिस्तानी डेलीगेशन जिसको लीड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं, और अभी अभी लंदन का विजिट भी उन्होंने किया, बहुत सी मुलाकातें भी की हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो वर्ल्ड व्यू में? देखिए, मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू एक अमेरिकन स्कॉलर है डैनियल मार्की। खैर अमेरिका के बारे में उन्होंने जो बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग थी, एंड आई एग्री विद हिम। वो ये उनसे पूछा गया ये सवाल कि इंडियन डेलीगेशन और पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है ये कितनी इफेक्टिव है ये इंडिया अमेरिका में जब आई। तो उन्होंने दो बातें कही, एक दो बातें और भी मैंने सुनी है बड़ी इंटरेस्टिंग। एक बात तो उन्होंने ये कही कि देखिए कोई खास इंटरेस्ट नहीं है इन अमेरिका अबाउट दिस इंडिया पाकिस्तान बिजनेस अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर इशू। ये किसने किया किसने नहीं किया, टेररिज्म वगैरह, नो, हमें नहीं, भी नॉट इंटरेस्टेड, ये होता रहता है। और ये लोग जो आए हैं वो इशारा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो टीवी कैमरास वगैरह इनको कवर कर रहे हैं उनके 90% तो वो लोग इंडियंस अपने हैं, इंडिया वालों के अपने हैं। ये तो होम ऑडियंस के लिए सारी बातें हो रही है। यहाँ तो किसी ने इनको घास वास नहीं डाला, ना ही इंटरेस्ट है हमारा। हमें पता है क्या है सिचुएशन, हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड सो देयरफॉर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का इंटरेक्शन हैज बीन बेटर। क्यों? पाकिस्तान ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सवालों के जवाब देते हैं। इंडियंस जो है बहुत से सवाल के जवाब नहीं देते और गोल कर जाते हैं। एंड सो दिस इज नॉट गुड। इसी तरीके के साथ जैसे शुरू में ही जैसे ये सब कुछ हुआ तो हमारी एयरफोर्स ने और हमारे DGISPR ने बड़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग्स की इंटरनेशनल मीडिया की, जिसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी एक इम्पैक्ट हो गया कि यार ये तो सारी बात बता रहे हैं, हमें चेक कर ले, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। और इंडिया की तरफ से ये था कि कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा था आपको। तो आई थिंक ऑन द होल हमारा जो पैगाम है दैट्स बीन बेटर रिसीव्ड इन थिंक टैंक्स एंड एल्सवेयर। फिर ये भी कि बहुत से जो अमेरिका के अंदर जो इंटरेक्शंस हुए हैं, ये शशि थरूर वगैरह, इनकी जो प्राइड है, ये प्राइड में इन्होंने कहा जी आप हमारी एम्बेसी आए, यहाँ आए, हम आपसे बात करेंगे। हमारे लोग तो उठ के चले गए, थिंक टैंक चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए। इन्होंने कहा जी हमारे पास आए, आप बुलाया, दावत दी। और आजकल मतलब वो एरोगेंसी है ना ये कि यू कम टू अस। अरे भाई, यू हैव गॉन देयर टू टॉक टू पीपल एंड एक्सप्लेन थिंग्स टू देम, तो आप उनको कह रहे हैं आप इधर आए। ये इंडिया नहीं है कि आप सारी मीडिया को वहां बुला ले और सारे भागे भागे आएंगे। यू हैव गॉन देयर टू एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू गो टू देयर ऑफिस, यू गो टू देयर थिंक टैंक एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के इश्यूज भी हैं। इंडियन एरोगेंस जो है, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक वॉशिंगटन, जो कि बहुत ही एरोगेंट है, वो तो समझते हैं वी रूल द वर्ल्ड। वहां जाके आप जो है ना इस किस्म की एरोगेंस, जैसे शशि थरूर ने ये बातें जिस तरीके से की है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप को उसने ठीक ठाक किस्म की है,
I think that was not the right approach. Not in good taste either. हमारे बिलावल भुट्टो साहब जो भी आप कहें उनके बारे में, he is very charming. He smiles a lot. He talks Yes. informally. He's got command over the subject, and he comes across as a more open and frank individual. Whereas Shashi Tharoor comes across as a very arrogant and supercilious sort of person. बिलावल काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिखाई देते हैं, इसीलिए पाकिस्तान में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि उनको अगले वज़ीर आज़म के तौर पर तैयार किया जा रहा है, इसीलिए इस तौहीद की जिम्मेदारियों ने सौंपी गई हैं। जब बात हो रही है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आर्मी चीफ की, तो वज़ीर आज़म को भी याद कर लेते हैं। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि उनके डेलीगेशन में हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब भी हैं, फील्ड मार्शल भी उनके हमरा हैं, जिन्होंने इसके बाद अमेरिका जाना है। इसीलिए आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू डिस्कस दिस इशू। अच्छा, पहले इतना सीरियस मामला नहीं था, पहले ये 6th राउंड ऑफ टॉक्स हो रही थी, होने जा रही है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका इन ओमान, मगर अभी वो हुई नहीं। मगर उससे पहले कंप्लीट डेडलॉक है इन द 5 टॉक्स। अमेरिका कह रहा है कि आप बिल्कुल बंद करें अपनी इनरिचमेंट, और आपने 60% तक इनरिचमेंट कर ली है, और थोड़ी सी और होगी तो आप तो 8-9 बम भी बना लेंगे, एंड वी हैव टू स्टॉप यू नाउ। और ईरान ये कह रहा है कि नो क्वेश्चन ऑफ इट, हमारा पीसफुल न्यूक्लियर यूज का हक है, एंड यू नीड टू टॉक टू अस। एंड अमेरिका कह रहा है आप बंद करें, नहीं तो हम ये करेंगे। तो और अभी रिसेंटली जो धमकियां दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने और इसराइल ने, जिसकी वजह से अब ईरान ने वापस धमकी दे दी है कि आप करना चाहें तो कर ले, अटैक करनी है तो कर ले। 2 बातें, एक तो हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, स्पेशली जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जो सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं, उनको उठा के ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहां आप पहुंच भी नहीं सकेंगे। इट विल बी अंडरग्राउंड एंड फार अवे फ्रॉम योर, यू विल नॉट बी एबल टू सी इट। हम करेंगे ये। दूसरा ये कि देन इफ यू डू दिस वी विल अटैक अमेरिकन मिलिट्री बेसिस इन द मिडिल ईस्ट, और हम करेंगे एंड वी आर रेडी टू डू दैट। तो मतलब है कि आप बिल्कुल ये वो एज तक पहुंच रहा है सारा कुछ। देखिए, दूसरा जो डॉट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, जो कि वॉचडॉग है न्यूक्लियर सारी चीजों की, उनकी तरफ से एक बयान आ गया है। वो कहते हैं कि एक वोट लिया हमने, उनके 35 मेंबर्स हैं, वो कहते हैं हमने एक वोट लिया है जिसमें से 19 जो थे दे वोटेड कि आप डिक्लेयर करें कि ईरान ने वायलेट किया है वो जो 2015 में जो ट्रीटी हुई थी, डील हुई थी, उसके जो शिक थे उसको वायलेट किया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे भी उसको सस्पेंड कर दिया था। पर वो कह रहे हैं कि बहुत सी वायलेशंस हो रही हैं ईरान की तरफ से, और किसी न किसी स्टेज पे ये शायद यूएन इस चीज को ले जाए। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन वालों ने कह दिया कि ईरान जो है हमें इंस्पेक्शंस ठीक नहीं करने दे रहा, और हमारा ख्याल है कि दे आर मेकिंग गोइंग अहेड विद एनरिचमेंट। तो ये दूसरा, पहली दफा ये इस किस्म का सख्त बयान आया है। ऐसा सख्त बयान पहले नहीं आया। और वो कह रहे हैं कि जो पिछले 20 साल में जो ईरान ने वादे किए थे वो उन्होंने तोड़ दिए। ये पहली दफा ऐसी बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि एक इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो भी अब तैयार हो गई है टू कंडेम ईरान। अच्छा, तीसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका ने अपने जो एम्बेसीज हैं इन द मिडिल ईस्ट, खुसूसन इराक वगैरह में, उनको वहां से इवैक्यूएशन शुरू कर दी है। अपने मिडिल लेवल पर्सनल की इवैक्यूएशन शुरू कर दी है। इसका मतलब है वो ये समझ रहे हैं कि या तो ये सिग्नल है कि वी आर वेरी सीरियस, या ये है जेन्युइनली थिंक कि अब इसराइल को हमने सपोर्ट करना है, इसराइल कैन गो एंड नॉक आउट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। नॉकआउट तो शायद मुश्किल हो जाएगा, बट एटलीस्ट पुश इट बैक, डैमेज करें, थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय करें, उनसे फिर से रीबिल्ड करना पड़े, तो एक सेटबैक तो ईरान को होगी। तो इस किस्म की चीज है। मैं समझता हूँ कि ईरान ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो खत्म नहीं करनी, और इसराइल जो है वो समझता है कि इट हैज टू बी स्टॉप नाउ। अनदर ईयर और सो ईरान विल हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो आई थिंक टाइम ये बड़ा क्रिटिकल आ गया है। या तो ये टॉक्स अगली 6th राउंड जो है वो कामयाब हो, दे कम टू सम अंडरस्टैंडिंग, बट अगर वो नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि इसराइल विल लॉन्च एन अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इट विल बी अ लिमिटेड अटैक, उसमें अमेरिकन वेपन्स एंड स्पेशली बस्टिंग बॉम्ब्स विल बी यूज्ड, एंड इसराइल विल फ्लाई ओवर सर्टेन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बिकॉज वो उसके जहाज वहाँ वैसे नहीं पहुंच सकते, and so they'll need to be refueled, and they'll have to fly over certain Middle Eastern countries to get to the nuclear sites of Iran. तो मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त बिल्कुल एज पे आई हुई है। तो दिस इज व्हाई पॉसिबली
our people have stopped over in Dubai to get an idea कि भाई what are Middle Eastern countries like UAE and Saudi Arabia thinking, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर ऐसी कोई चीज होती है तो ये जो मुल्क है, सऊदी अरेबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, यूएई हो गया एंड कंट्रीज लाइक दैट, इनके ऊपर इस पे प्रेशर तो आएगा ना. एंड पाकिस्तान की तो अलायंस है इनके साथ, सो पाकिस्तान आल्सो हैज टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी और क्या करना और क्या नहीं करना. और याद रहे कि अभी हाल ही में पहलगाम के ऊपर ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था. सो यू नो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. तो अच्छी बात है कि द चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर आर ट्रैवलिंग टू गेट अ बेटर सेंस of what the situation is likely to be, and also to explain to their friends कि you know ये हमारे ये problems हैं और हमें शायद ऐसे करना पड़े या ऐसे करना पड़े, because don't forget we have a huge nearly 20% Shiite population of Pakistan, and if you attack Shiite Iran, it can lead to a blowback effect. So you know we are very sensitively placed. तो ये सारी issues जो है I think they'll want to discuss these as they go along. और ये अच्छा है कि आर्मी चीफ जो है he's going to spend some time in America talking to the American generals, and you know, so I think it's a good opportunity to exchange views. ठीक है, तो पाकिस्तान अपने ज़ाती ताल्लुकात को देखेगा, अपने माजी को देखेगा, ईरान के साथ दबाव के तहत वो कोई पोजीशन लेगा. बहुत से सवाल जहन में उठ रहे हैं कि ये जंग या ये हमला रुकवा कौन सकता है. इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद. शो में साथ देने का शुक्रिया. सिर साहब, जिस चिंगारी की हम बात कर रहे हैं जो इसराइल सुलगाना चाहता है खत्ते में, अब उसमें आपने पाकिस्तान और अमेरिका के किरदार पे तो तबसरा कर दिया, लेकिन चाइना और रूस क्या करेंगे? राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि चाइना चाहे तो वो हमला रुकवा सकता है ईरान पर. कैसे? कोशिश तो चाइना करेगा, बट मैं समझता हूँ इसराइल डटा हुआ है. देखिए, इसराइल में जो एक परसेप्शन है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो देन ईरान को रोकना मुश्किल हो जाएगा. और अब वो खुद कहते हैं कि ईरान 60% तक पहुंच गया है और 8-9 बम बना सकता है. और अगर ईरान ने कोई डील कर भी ली तो उनका ये ख्याल है ईरान खुफिया तौर पर बनाता रहेगा, एनरिचमेंट करता रहेगा. सो मेरा तो ये ख्याल है कि चाइना, रशिया विल नॉट बी एबल टू प्ले अ रोल. आई थिंक इजराइल विल अटैक ईरान एंड लिमिटेड होगा इन एंड आउट, और ताकि ये उनकी जो कुछ फैसिलिटीज हैं उनको थोड़ा सा डैमेज हो. Full fledged कुछ नहीं होगा. They'll come in some sorties, throw some bombs on their facilities, and एक जिसे कहते हैं ना break the ice, एक पैटर्न एक बना लेंगे कि जी हमने कर दिया, फिर आगे भी आसान हो जाएगा इनके लिए. Every time they think there is an issue, they can go and do it again. But इसके साथ बड़े issues बन जाएंगे because ईरान retaliate तो करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं. ठीक है, और फिर ज़ाहिर है उससे मज़ीद ये तनाज़ा बढ़ेगा. बहरहाल अभी तक के इम्कानात क्या हैं ये आपने जाना, और अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द बजट. सिट साहब, जो औरंगज़ेब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो तो ये फरमा रहे हैं कि हम मईशत का DNA चेंज कर रहे हैं और स्टेबिलिटी आ रही है. हम इस पे दोनों ऐवानों से, नेशनल असेंबली और सेनेट से भी बात करेंगे, लेकिन जो अभी तक के रिकॉर्ड्स हैं उनमें ये पता चला है कि बहुत से एक्सपेंडिचर्स की तो मंजूरी ही नहीं ली गई नेशनल असेंबली से, जिस पर एतराज़ात भी उठाए गए हैं. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने बजट सुना होगा, देखा होगा, कैसा होना चाहिए था बजट, आपको कैसे लगा, और इसमें अवाम के लिए क्या है? देखिए, अवाम के लिए तो कुछ नहीं है, तकलीफ है. बजट देखिए ना, ये बजट मैं अभी शबर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे, जो एक्स FBI चेयरमैन, वो कह रहे थे कि अगर आप IMF की वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने जो बजट ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए बनाया हुआ है वो यही बजट था, इसी किस्म की चीज थी. और ये IMF का बजट है, इसमें से आप हिल नहीं सकते थे, क्योंकि इसके बाद आपको $7 बिलियन भी मिलने हैं और वो आपको सख्त जरूरत है. तो इट्स एन IMF बजट, इसमें कोई इशू नहीं. गुंजाइश नहीं थी हुकूमत के पास को खास रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट जिसकी बातें हो रही हैं. लोग ये कह रहे हैं कि देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इंटरनेशनल ओपिनियन आपके साथ है, पैसे भी मिल रहे हैं, बहुत से इश्यूज जो थे डिफॉल्ट के ख़त्म हो गए हैं एंड सो ऑन. तो ये अच्छा वक्त था कि कोई रेडिकल किस्म की, इनकलाबी किस्म के इकदाम उठाए जाते. अच्छा. मगर ये मैं समझता हूँ ये खुशफहमी है, ऐसे नहीं होता. वो आप फंसे हुए हैं IMF के साथ, और ये आप कोई खुशी के साथ नहीं फंसे हुए. आपकी डेट इतनी, आपने दुनिया के पैसे देने हैं कि अगर पैसे आपको मिलेंगे नहीं फ्रॉम IMF तो फिर वर्ल्ड बैंक से भी नहीं मिलेंगे, फिर सऊदीया से भी नहीं मिलेंगे, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी नहीं मिलेंगे, फिर बड़ा मसले बन जाएंगे आपको. तो यू नो ये तो एक मजबूरी है, और ये मजबूरी इस गवर्नमेंट की है, और ये इसका जो बैकलॉग है ना
ये पीछे से चला आ रहा है। सो देयर वाज नो चॉइस। तो पहली बात तो ये है कि गुंजाइश नहीं है, मैं समझता हूँ, ज्यादा तनकीद करने की। अलबत्ता अच्छा। तनकीद जहाँ है वो ये है कि इन्होंने कुछ जो फिगर्स डेटा जो दिया है ना, वो थोड़ी सी फजिंग की है। फजिंग से मुराद ये वहाँ गड़बड़ की है, दिखाने के लिए कि सूरत हाल इससे बेहतर होने जा रही। बेहतर अभी होने का कोई इम्कान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि जी इस साल जो साल खत्म हो रहा है, आपकी ग्रोथ जो है वो कोई 2.5-3% के करीब होगी। ये गलत बयानी है। आपके पहले 3 क्वार्टर्स के अंदर 1-1.5% रही है और अगले चौथे क्वार्टर के अंदर भी इतनी होगी, तो हम मर के 2% पे पहुंचेंगे। ये जो कह रहे हैं जी हमको 2.5% पे पहुंच गए हैं या नेली 2.25 पे पहुंच गए, ये बिल्कुल नॉनसेंस है, ये घड़ी हुई बात है। यहां से फिर वो आगे जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि जी हम 5% तक ग्रोथ पे जाएंगे, ये बिल्कुल कि जी ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और वो 4.5 4.2% कह रहे हैं, ये भी बिल्कुल नहीं होना। ये सिर्फ बातें हैं ये। वो ये पहले इन्होंने बढ़ा दिया बेस, फिर वहां से ऊपर कर रहे हैं, ये होना नहीं है। अच्छा, सो और इसी तरीके के साथ जो टैक्स कलेक्शन के जो टारगेट्स हैं, इस साल भी पूरे टारगेट नहीं पूरे कर सकते, कभी नहीं किए आज तक। जी। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक किस्म के टारगेट्स होते हैं, तो आगे भी ये टारगेट इनसे पूरे नहीं होने। हालांकि ये बहुत से नए इकदाम कर रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, सो ऑन और सो फोर्थ, वो भी इनसे पूरे नहीं होने, क्योंकि अभी वो जो टफ डिसीजंस है ना, कि जिन लोगों को जिनसे टैक्स लेना है, या जिनकी जो सब्सिडीज है वो कम करनी है, या जिनको ज्यादा पैसे मिलते हैं वो कम करने हैं, उधर तो ये लोग गए कोई नहीं। गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर थोड़े से कम किए हैं, मगर जितने करने चाहिए उतने नहीं किए। और आप अभी तो लगे हुए लोग जी, प्राइम मिनिस्टर के घर के खर्चे इतने हो गए हैं और फलाना इतना हो गया है, और MNAs MPs ने ये कर लिया, और स्पीकर ने अपने पैसे 500% से ज्यादा बढ़ा लिए, वगैरह वगैरह। ये छोटी चीजें हैं, मगर ये आवाम को बड़ा नाराज करती है। कोई इनकी जो बैकलैश है ना, वो बहुत ज्यादा है। मैं हैरान हूं कि जहाँ सियासी बातें थी, ये समझ आनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि ये इजाजत ना देते इस किस्म की चीज की। इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। ये तो एम है, जैसे कहते हैं रेड फ्लैग, और लाल झंडा दिखा रहे हैं आप बुल को, और इसीलिए वह सारा मीडिया पड़ गया आपको। बिकॉज जाहिर है वो मीडिया तो लो मिडिल क्लास मीडिया है, या मिडिल क्लास मीडिया है, उनके लिए तो आपने किया कुछ नहीं है। मिडिल क्लासेस के लिए आपने ओ जी 1% गिरा दिया टैक्स रेट, ये कोई बात है? इतना मुश्किल हो गया है सर्वाइवल। 1.5-2 लाख रुपया महीना, उसके ऊपर भी आपने लंबे चौड़े टैक्सेस लगा दिए। ये कोई बात है? आजकल तो इतना मुश्किल है। फिर आप हर किस्म की चीज कर रहे हैं। सोलर पैनल्स, लोग अपनी बिजली के बिल्स कम करने के लिए जा रहे थे, उसके ऊपर आपने सेल्स टैक्स 18% का लगा दिया। फिर आपने ये कहा कि जी जो बिजली आप खरीदते थे सोलर सप्लाई से, वो पहले आप 27 रुपए पर यूनिट लेते थे, अब आपने 10 रुपए कर दिए। एक तरफ आप कहते हैं आपने ग्रीन प्रोजेक्ट्स करने हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आई एम अफ्रेड इस किस्म की बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। जो सबसे खतरनाक चीज जो है, इंटरेस्टिंग, वो ये है कि इन्होंने कहा जी हम कस्टम ड्यूटीज जो है ना रॉ मटेरियल्स के ऊपर वो गिरा देंगे। अच्छा, कस्टम ड्यूटी जो होती है ना, इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है, उसमें से बहुत से टैक्सेस आपको कस्टम ड्यूटी से आते हैं। जब वो कस्टम ड्यूटी रेट्स गिराएंगे तो वो जाहिर है वो रेवेन्यू कम हो जाएगी। अच्छा, तो उसको कैसे पूरा करेंगे वो अलग बात, मगर सवाल यह है कि फलसफा क्या है? किस फलसफे के तहत आपने इम्पोर्ट ड्यूटीज कम कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटीज हम कम करेंगे तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो इम्पोर्ट ड्यूटीज जो है वो कम हो जाएंगी, तो आपको एक्सपोर्ट्स जो है आपके बढ़ जाएंगे, रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा, आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। आपने को डिवैल्यूएशन इतनी हो गई है ओवर 100%, और उसके साथ एक्सपोर्ट्स जो है उस रेट से नहीं बढ़े, तो इसके साथ कुछ होगा, इसके साथ तो आपको और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। तो ये भी पता नहीं कहाँ से ये फलसफा ढूंढ ले आए हैं कि ये कस्टम ड्यूटीज कम कर दें और उसके साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। मुझे तो समझ नहीं आई ये कहाँ का ये लॉजिक है, एंड सो ऑन। तो मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विद दिस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनको बढ़ा दिया है, और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि डायरेक्ट इनकम के ऊपर है वो कम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना आयशा, वो सभी के ऊपर लग जाते हैं। मतलब तुम जाके को खरीदने जाओगी, तुम्हारे पे भी वही टैक्स है, जो मैं खरीदने जाऊंगा वो चीज मेरे पे भी वही टैक्स है। तो ये अमीर लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उनके ऊपर भी वही बोझ बनता है जो अमीरों के ऊपर पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो ये दिस इज नॉट अ गुड फिलोसफी। डायरेक्ट टैक्सेस होने चाहिए, इनकम के ऊपर होने चाहिए। अच्छा, वहां फिर अब इन्होंने नए कानून बना दिए
कि जी वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स को बहुत से पावर्स दे दिए। हमें पता है इस बात का कि पावर्स हमेशा मिसयूज होते हैं। मिसयूज के अगर पावर किसी को आप देंगे ना पाकिस्तान में, यही नैब के ऊपर यही क्रिटिसिज्म थी कि नैब को इतने पावर्स दे दिए उन्होंने, फिर जो जो हरकतें की उन्होंने सारी कारोबार ही बंद करा दी। अब आप टैक्स इंस्पेक्टर को भी ये इस किस्म की राइट्स देने देने लगे हैं कि वो गिरफ्तार भी करवा सकता है, अकाउंट्स लॉक भी कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। आई थिंक यू नीड टू बी केयरफुल। ये जो कह रहे हैं जी वो कमिश्नर के पास जाएगा और कमेटी होगी वो चेक करेंगे, होता है ऐसे नहीं है। होता यही है कि एक दफा एक आईटीओ जो है या कमिश्नर जो है वो कहता है कि जी इसकी हमने ये करना है, तो सारे घुगियां मार देते हैं, करो जी करो, बिकॉज यू नो यू गिव पावर टू समबडी, वो यूज करते हैं। तो आई एम अफ्रेड इसमें बहुत से इश्यूज हैं। आई विश देम गुड लक बिकॉज बेचारे दे आर इन ट्रबल एंड दे हैव टू रेज देयर टैक्सेस। बट बात यह है कि जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर और बोझ होना। फॉर एग्जाम्पल हर दुनिया के अंदर, हर एडवांस कंट्री के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स होता है, इनहेरिटेंस टैक्स होता है, डेथ ड्यूटीज होती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो अमीरों को ज्यादातर अफेक्ट करती है। कि भाई अगर मैं फौत हो जाता हूं तो मेरी जो प्रॉपर्टी है अगर मेरे बच्चों और बीवी को जानी है तो उसके ऊपर टैक्स होगा। यहाँ है ही कुछ नहीं, जो मर्जी आप कर ले, रख ले, दे दे, आ जाए। तो यू नो, तो ये बिल्कुल वेल्थ टैक्स नहीं है, वेल्थ टैक्स होना चाहिए। दे शुड बी डेथ ड्यूटीज, इनहेरिटेंस टैक्सेस। एग्रीकल्चर के ऊपर कोई टैक्स, कम टैक्स है, वो भी प्रोविंशियल है। कोई रिफॉर्म नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर, कोई प्रेशर नहीं है कि एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, नथिंग। इंडिया ने लैंड रिफॉर्म कर लिया, आपने लैंड रिफॉर्म भी नहीं की। लैंड रिफॉर्म के साथ एग्रीकल्चर ग्रो भी करता है, इनकम भी देता है, टैक्सेस भी होते हैं। यहाँ वही सेमी फ्यूडल सिस्टम चल रहा है अभी तक, ठेके चल रहे हैं। कोई और लैंडलॉर्ड जो है वो गुलबर्ग में और डिफेंस में घर लेके बैठे हुए, और जमीनें जो है वो ठेकेदारों को दी हुई हैं, जो कि हारियों का और पैसेंट्स का हिस्सा, यू नो। मतलब इट्स टोटल कंफ्यूजन है इन आवर इकोनॉमिक्स पॉलिसीज। और फिर ये जो है कि हेल्थ, एजुकेशन, किसी चीज के ऊपर कुछ नहीं है, कोई खर्चे नहीं है ज्यादातर। और फाइनली बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसको वो कोई 750 अरब के करीब वहां उन्होंने दिया है। दैट्स गुड, वी शुड सपोर्ट दैट। इट्स अ वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम। बट बेसिकली बहुत सी खामियां हैं इसके अंदर। मगर ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस हुकूमत की और इस फाइनेंस मिनिस्टर की मजबूरियां भी बहुत थी। हमें पूरा एहसास नहीं है उन मजबूरियों का, मगर ये है कि अपने टारगेट्स थोड़े से रियलिस्टिक रखते और अमीरों को थोड़ा सा ऑर्डर्स मारते तो वो बेहतर था। ये जिस तरीके से किसी कोई रिलीफ नहीं मिली है मिडिल क्लास को, और एग्रीकल्चर सेक्टर तो ऑलरेडी बड़ा तकलीफ में है क्योंकि सपोर्ट प्राइसेस नहीं मिल रही फॉर व्हीट एंड सो ऑन। तो आई थिंक थोड़ी सी सेंसिटिविटी शुड हैव बीन शोन टू दीज इश्यूज। ठीक है, आप कह रहे हैं रियलिस्टिक टारगेट्स रखने चाहिए थे और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी हमें इस बजट में दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से ये टारगेट्स जो शो कर रहे हैं वो अचीव किए जा सकते थे। और भी बहुत से पहलू। आयशा ये देखो ना, ये मिनिमम वेज जो है वो भी नहीं बढ़ाई है। नहीं, उस पर बात ही नहीं की गई। उसके बात ही नहीं की गई। अभी क्या, अगर आप 10% बढ़ा देते, नो बिग डील। आपने तो अपनी जेब से नहीं देनी ना मिनिमम वेज, वो तो प्राइवेट सेक्टर ने देनी है, तो देने देना उनको। कम से कम आपकी पॉलिटिकल प्रोफाइल तो बेहतर होती कि आपने मिनिमम वेज भी गरीबों के लिए, वर्कर्स के लिए, लेबर के लिए बढ़ा दिए। ठीक है, तो सरमायादार जो है उसको एडजस्ट कर लेता, जैसे वो एफिशिएंसी करता तो एडजस्ट भी हो जाती। बट आपने वो भी नहीं किया। अभी भी टाइम है, आप कर दें। जैसे ये टाइम है कि स्पीकर की जो और बाकी लोगों की जो तनख्वाहें आपने बढ़ा दी हैं उनको रहने दें। इट्स गोइंग डाउन वेरी बैडली। मैं ख्वाजा आसिफ के साथ आमतौर पे अग्री नहीं करता हूँ, मगर दिस दफा आई हैव टू अग्री विद हिम। इट्स अ शेमफुल थिंग, देयर इज नो नीड फॉर इट। स्पीकर काफी अमीर लोग हैं, कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। आप तो पब्लिक सर्विस करने आए हैं जी। और फिर ये मैं आपको अब 1 मिनट और दे दें, है टाइम? जाते जाते एक और थोड़ा सा झटका दे दूं। वो ये कि देखिए ना, वो कहते हैं जी कि MNAs MPs जो हैं उनके लिए ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, ये जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट फंड्स हैं जो आप MNAs MPs को दे रहे हैं अरबों रुपए, तो वो इसीलिए देने हैं ना कि उसमें से 20-30% तो ये इनके जेब में चला जाता है ना। स्कीमें तो होती हैं आवाम के लिए, मगर 20-30% तो इनकी जेबों में चला जाता है, सारे खाते हैं उसमें से। तो ये इसको भी तो कोई, दे शुड बी अ सिस्टम ना कि ये सारा का सारा पैसा आवाम पे खर्च हो, मगर ऐसे नहीं होता। तो अब और उनको देने की क्या जरूरत है, उनको तनख्वाहें देने की जरूरत है? आप पब्लिक सर्विस करने आते हैं या बिजनेस करने आते हैं? दैट्स समथिंग यू नीड टू सी है। दुनिया के अंदर आप पब्लिक सर्विस करते हैं, बिजनेस नहीं करते। यहाँ MNAs MPs सेनेटर्स जो है वो बिजनेस करने आते हैं,
in parliament. ठीक है, ये सवाल बहुत अहम है, इसीलिए तो सबको शौक होता है कुर्सी का, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारियां जो ये अहद करके आते हैं वो पूरी नहीं हो पाती। और भी बहुत से सवाल एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया वुज़रा और चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, यस चेयरमैन, यस स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनकी तनख्वाहों के ऊपर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने जब देखा तनकीद को तो उन्होंने नोटिस ले लिया, लेकिन तनकीद ये भी की जा रही है कि वज़ीर आज़म के इल्म में लाए बगैर ये इजाफा मुमकिन नहीं था और फिर वज़ीर आज़म इस पर नोटिस ले रहे हैं अवामी गैज़ो गज़ब के बाद। जी सेठी साहब, ये एक तबसरा किया जा रहा है कि दुनिया डिजिटल इकॉनमी की तरफ जा रही है, लेकिन जिस नौइयत के इकदाम सजेस्ट किए गए हैं इस बजट में वो डिस्करेज करेंगे डिजिटल इकॉनमी को। दूसरी तरफ कैशलेस इकोनॉमी के लिए जो इसमें इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने में कितने मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, अब ऑनलाइन परचेज रिटेल बढ़ती जा रही है, मेरा ख्याल है इसको भी टैक्स करने की जरूरत है। वाई शुड, आपकी दुकान है तो आप कहते हैं कि दुकान के ऊपर जो माल बिकता है उसके ऊपर सेल्स टैक्स होगा, मगर जो ऑनलाइन बिकता है उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होगा। ये क्या बात है? होना चाहिए, इवन प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। वैसे भी अगर दुकान वाले जो है उनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, किराए वगैरह, ऑनलाइन में जो बैठे हुए उनके तो खर्चे बहुत कम है। सो इसलिए मैं समझता हूँ यस देयर शुड बी सेल्स टैक्स ऑन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। इसके साथ ये नहीं होगा कि कम हो जाएंगी या वो उनको धक्का लगेगा। डेवलप, अब डिजिटल इकोनॉमी डेवलप हो रही है एंड इट विल कंटिन्यू टू डेवलप, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन के ऊपर टैक्सेस हैं। इनफैक्ट होता ही है, अगर आप ऑनलाइन जाएं तो वो जो कीमत आपको बता रहे होते हैं ना उसके अंदर ऑलरेडी सेल्स टैक्स इज इंक्लूडेड इन दैट। सो इसलिए यू डोंट सी इट बट इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट। तो इसी तरीके के साथ ये लोग भी यही करेंगे। अगर आप एक जूती खरीदते हैं ऑनलाइन तो वो 8,000 रुपए की है, तो अब वही जूती जो है वो 8,500 की होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर सेल्स टैक्स है कि नहीं, बट वो जो ऑनलाइन रिटेलर है ही विल हैव टू रजिस्टर फॉर सेल्स टैक्स, और जितनी उसकी सेल है क्योंकि वो ऑनलाइन है वो तो छुपाई नहीं जा सकती, तो वो आप फिर जाहिर है दैट यू विल हैव टू पे सेल्स टैक्स ऑन इट। इसी तरीके के साथ ये कुरियर कंपनीज हैं, ये कुरियर कंपनीज जो COD जाता है, कैश ऑन डिलीवरी, ये भी जो है ये भी करते क्या है कि ये आपके वापस आके आपको कैश नहीं देते, कलेक्ट करके ये आपके बैंक अकाउंट में डालते हैं, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो फिर उसके अंदर भी सेल्स टैक्स शुड बी इंक्लूडेड। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ठीक बिल्कुल इक़दाम हैं, ये होने चाहिए। और इसमें थोड़ी बहुत चीखें निकलेंगी लोगों की, मगर देखिए शॉपिंग जो है, कंजम्पशन जो है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो आई थिंक सपोर्ट मिलनी चाहिए, बट कंजम्पशन जो है उसके ऊपर तो टैक्सेस देने चाहिए। ठीक, और कैशलेस इकोनॉमी के लिए सजेस्ट करना कि इजाफी चार्ज लगाया जाएगा या आप GST बढ़ाएंगे? बिल्कुल ठीक है। मैं तो इसके बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि कैश इकोनॉमी जो है इसको कम किया जाए, बिकॉज सारी ज़्यादा चोरी जो है कैश इकोनॉमी से होती है, बिकॉज आउटसाइड ब्लैक इकोनॉमी में घूमता है कैश। मैं तो काफी अरसे से शहबाज शरीफ साहब को भी और बाकी हुकूमतों को भी यही कहता रहा हूँ कि 5,000 रुपए का जो नोट है इसको खत्म करें, 1,000 रुपए का नोट इज गुड इनफ। अभी तो लोग बोरियों में अपने पास रखते हैं, कैश लेके आते हैं, ताकि ट्रांजैक्शंस जो है, ये सारे रिटेलर्स जो है ये कैश ही में काम करते हैं। तो कैश में जो काम होता है वो तो उसके ऊपर टैक्स ही कोई नहीं होता, ना ही वो इनकम में जाता। दो बुक्स लोग रखते हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम टू ब्रिंग दिस टू अ क्लोज। तो ये गैप को बंद करना चाहिए। आई एग्री विद दैट। और बिफोर कंक्लूजन, मिनी बजट का कितना इम्कान समझ रहे हैं आप? आता देख रहे हैं मिनी बजट? बिल्कुल होगा, देखिए बिल्कुल होगा, बिकॉज इस वक्त तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो 20% बढ़ा है, और आगे भी बढ़ेगा मेरा ख्याल है। अभी आपने सुन ही लिया कि वी आर गोइंग टू बाय मोर एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट फ्रॉम चाइना, दी J-35s, उसके भी ऑर्डर्स हमने प्लेस कर दिए। एंड अब इंडिया की थ्रेट इज वेरी रियल, तो आई थिंक मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट के भी अब खर्चे करने पड़ेंगे। ये भी एक सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज आफ्टर ऑल अब इंडिया इज इन अ वेरी एग्रेसिव मूड। तो इस सूरत हाल में आपको डिफेंस प्रिपरेडनेस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इस बजट का सबसे अहम फीचर था। आने वाले दिनों में बात होती रहेगी कि बजट के नतीजे में एनर्जी या रेवेन्यू रिफॉर्म्स किस हद तक मुमकिन हो सकी, तो शो में हम उस पर बात करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।